वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों देखिएगा, आज जो हम डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे काव्य शास्त्र पर, खासकर भारतीय काव्य शास्त्र पर। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र को देखेंगे। लेक्चर ये हमारा 58 होगा, 58 लेक्चर है। फिर देखिएगा कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको लगते हैं कि उन्हें भी हमें देखना चाहिए तो वो भी बताइएगा। वैसे हम अभी 70 लेक्चर करेंगे। कितने करेंगे? 70 टोटल हमारे होंगे। अभी हमने मात्र 58 करे हैं, अभी भी हमारे 12 लेक्चर बचे हुए हैं। जब हमारे पूरे के पूरे 70 हो जाएंगे उसके पश्चात हम डेली आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाएंगे, देखेंगे आपको कितना याद हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इसी दौरान आप कोई टॉपिक्स और रहते हैं तो बता सकते हैं कि इनके ऊपर भी चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिएगा, पीडीएफ के लिए फिर से कहूँगा, अगर पीडीएफ किसी को चाहिए या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है, अगर नहीं तो नहीं होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ में दे दूंगा। बाकी स्वयं के नोट्स तैयार करते रहिए, शॉर्ट नोट्स, तो उन्हीं का आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे महत्वपूर्ण जो नाम यहाँ पर आता है तो वो आता है भरत मुनि जी का। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भरत मुनि, जो भारतीय काव्य शास्त्र कहिए या फिर संस्कृत काव्य शास्त्र कहिए, यहाँ पर इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो इनका भरत मुनि जी का समय माना जाता है, तो समय की बात की जाए तो इनका समय होगा द्वितीय शताब्दी। कौन सा? द्वितीय शताब्दी। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। प्रथम आचार्य माना जाता है आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शताब्दी माना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र। याद रखिएगा इस रचना को, कौन सी है? नाट्य शास्त्र, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये वाली। पूछा जाता है किसको भरत मुनि ने पंचम वेद कहा है, तो ये कहा था नाट्य शास्त्र, जो इनकी रचना है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार की चर्चा की है। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक पंक्ति यहाँ पर आपको एक प्रश्न बता रही है। ठीक है, एक बार नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है, तो 10 माने गए हैं गुण, और 10 दोष भी माने हैं, और अलंकार भी पूछे गए हैं कि भरत मुनि के अनुसार कितने अलंकार स्वीकार किए गए हैं, तो ये 4 हैं। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। यमक, उपमा, रूपक और दीपक। फिर आगे है नाट्य शास्त्र के षष्ठ एवं सप्त अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 रसों की संख्या इनके द्वारा स्वीकार की गई है। तो हर एक पंक्ति को यहाँ पर ढंग से नोट करिएगा, मैं कह रहा हूँ जोर देकर, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। ऐसा ना हो कि आपने इनको यहाँ से छोड़ दिया, सोच लिया कि इंपॉर्टेंट नहीं होगी, फिर आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन रहे हो। तो हर एक पंक्ति कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, तो ध्यान से इनको देखना। अगला जो नाम यहाँ पर आएगा तो ये आएगा भामह का। जो भामह है ये दूसरे प्रमुख काव्य शास्त्रीय आचार्य माने जाते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय षष्ठ शती बताई है, 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध। 6ठी शताब्दी का कौन सा समय? पूर्वार्ध। भामह कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के? कश्मीर के निवासी थे, और इनके पिता का नाम रकरिल गोमी था। इनके पिता का नाम भी याद रखिएगा, और ये कश्मीर के निवासी थे। सर्वप्रथम भामह ने ही अलंकार को, किसने? भामह ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। क्या था? सर्वप्रथम भामह ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया था। पूछा जाता है किसने अलंकार को सर्वप्रथम मुक्त करके एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के तौर पर प्रस्तुत किया, तो ये भामह थे। ठीक है, भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की। कौन सा होगा? काव्य अलंकार, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। थोड़ा सा देखिएगा, बैकग्राउंड में शोर है,
पहले ही मैंने पिछले कल भी आपको कहा था कि बाहर आया हूँ, जिस कारण मुझे इस शोर में ही वीडियो बनानी पड़ रही है। आप मेरी आवाज़ पर ही फोकस करिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। भामा की रचना का नाम क्या होगा? काव्य अलंकार। भरत मुनि की रचना का क्या नाम था? काव्य शास्त्र। और जो ये काव्य अलंकार है इसमें 6 परिच्छेद हैं और ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित रचना मानी जाती है। भामा के काव्य अलंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों को इस तालिका में वर्णित किया है। देख लेते हैं। जो प्रथम अध्याय है या फिर प्रथम परिच्छेद है, इसमें काव्य के साधन, लक्षण और भेदों का निरूपण किया गया है। जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय और तृतीय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको वर्णन मिलेगा सिर्फ अलंकार और अलंकार का ही निरूपण। जो चतुर्थ अध्याय रहेगा, यहाँ पर 10 दोष के बारे में जिक्र मिलता है। पंचम अध्याय में न्यास, विरोध और दोष निरूपण का वर्णन मिलता है। षष्ठ जो अध्याय है, इसमें शब्द शुद्धि निरूपण का जिक्र किया गया है। इसके पश्चात आगे देखिएगा, भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं। पहला है शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना। क्या है? शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना। इनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पंक्ति पूछी जाती है अक्सर परीक्षा में कि किसकी ये पंक्ति है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसकी पंक्ति होगी भामा की होगी। भामा ने कहा था शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य के तौर पर प्रयोग होना चाहिए, इसलिए शब्दार्थो सहितो काव्यम है। दूसरा है भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुण इन्होंने प्रस्तुत किए थे। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो भरत मुनि थे, इनके द्वारा 10 गुण और 10 दोष बताए गए थे। तो फिर यहाँ पर जो भामा थे, इन्होंने 10 गुणों के स्थान पर 3 गुण ही बताए हैं। और ये सर्वमान्य मत भी हैं कि जो 3 ही गुण प्रमुख रहते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। इसके पश्चात वक्रोक्ति। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा अलंकार प्राण है भरत मुनि भामा के अनुसार? तो वक्रोक्ति अलंकारों का प्राण माना जाता है। 10 विध काव्य दोषों का विवेचन भी इनके द्वारा किया गया है। 10 विध काव्य दोषों का। रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन इन्होंने किया है। इन्होंने जो रीति को प्रमुख नहीं माना है, काव्य गुणों को प्रमुख इनके द्वारा माना गया है। तो यहाँ से भी हर एक पंक्ति से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, गौर से सुनिएगा। हर एक पंक्ति से प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, इसको भी आपने नोट डाउन करना है। तीसरे जो यहाँ पर विद्वान आएंगे, तो वो कौन से विद्वान है? दंडी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य दंडी का समय सप्तम शती स्वीकार किया जाता है। आचार्य दंडी का समय था सप्तम शती। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। कहाँ के? दक्षिण भारत के। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध थे और काव्यदर्श नामक महत्तीय ग्रंथ इनके द्वारा प्रदान किया गया था। भरत मुनि का कौन सा था? काव्य शास्त्र। भामा का कौन था? काव्य अलंकार। और जो दंडी है, इनका हो जाएगा काव्यादर्श। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद हैं तथा लगभग 650 श्लोक यहाँ पर मिलते हैं। जो काव्यादर्श है, यहाँ पर कितने परिच्छेद हैं? 4। और यहाँ पर 650 श्लोक हमें देखने के लिए मिलते हैं। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया। किससे स्थापित किया? गुण से। दंडी के काव्यदर्श में परिच्छेदानुसार निरूपित विषय यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हें देख लेते हैं हम। देखिएगा, जो प्रथम अध्याय है, यहाँ पर लक्षण, काव्य लक्षण, भेद, रीति, गुण का विवेचन इनके द्वारा किया गया है। द्वितीय अध्याय में अर्थालंकार निरूपण है। तृतीय में शब्दालंकार निरूपण, विशेषतः यमक का। फिर जो चतुर्थ अध्याय है, इसमें 10 विध काव्य दोषों का विवेचन मिलता है। ये ध्यान रखिएगा आप, ये चारों के चारों महत्वपूर्ण रहेंगे। फिर जो आचार्य बलदेव उपाध्याय है, इन्होंने दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक स्वीकार किया था। किसने किया था? आचार्य बलदेव उपाध्याय ने दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक बतलाया है। अगला जो नाम यहाँ पर रहेगा, बामन का। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बामन ने रीति संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पर अपना प्रचार प्रसार किया था। कौन थे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक? आचार्य बामन। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ये ठीक रहेगा।
बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शताब्दी, कौन सा, 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया था, 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। बामन कश्मीर नरेश जयापीड़ के मंत्री थे। किसके? कश्मीर नरेश थे जयापीड़, इनके मंत्री थे बामन। फिर आगे है आचार्य बामन ने काव्यालंकार सूत्र, इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, काव्यालंकार सूत्र। हर एक विद्वान की पुस्तक और इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया है उसका ध्यान रखना है। बामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी थी। काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है? 319 तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। बामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित है, इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर भी हर एक को आपने नोट डाउन करना है, प्रश्न बनेगा ही बनेगा यहाँ से। रीति को काव्य की आत्मा माना, किसने? बामन ने। बामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना। फिर कही थी इन्होंने ये पंक्ति, रीतिरात्मा काव्यस्य, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। रीतिरात्मा काव्यस्य किसने कहा? बामन ने। गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व किसके द्वारा दिया गया था? बामन के द्वारा। गुण तथा अलंकार का परस्पर इन्होंने विभेद भी किया था। वैदर्भी, गौड़ी तथा पंचाली, इन 3 रीतियों की कल्पना की थी इन्होंने। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। जो अपने दंडी थे इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी की ही परिकल्पना की थी, परंतु जो अपने ये बामन जी हुए इन्होंने 3 रीतियों की कल्पना की, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। 10 प्रकार के गुण इन्होंने स्वीकार किए, जैसे कि शब्द और अर्थ के आधार पर 10 प्रकार के गुणों को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की। देखिएगा यहाँ से ये स्पष्ट करता हूँ, पहले माने गए थे 10 और इन्होंने 10 प्रकार के गुणों को उभयगत माना, फिर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की। टोटल इन्होंने 20 की थी, 10 पहले किए थे, 10 को इन्होंने फिर से स्वीकार किया था अपनी तरफ से जो जो इनको लगे थे। फिर आगे है वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण माना। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण इनके द्वारा स्वीकार किया गया था। कलर इसका चेंज कर देते हैं हम, कौन सा रखते हैं कलर? ये ठीक है, ग्रीन वाला। फिर आगे है समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच माना। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति रहेगी कि इन्होंने समग्र अर्थालंकारों को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार किया था। ठीक है, इसके पश्चात जो अगला नाम यहाँ पर रहेगा उद्भट का, जो ये भी काफी महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं, उद्भट। आचार्य उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। इनका समय कौन सा माना जाता है? 8वीं शती का उत्तरार्ध। उद्भट जी का समय होगा 8वीं शती का उत्तरार्ध। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीड़ का ही सभा पंडित स्वीकार किया था। आचार्य उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की थी और यह अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करता हुआ ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ होगा? जो आचार्य उद्भट का काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ है, इसमें अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर इसका भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर आगे है यहाँ पर उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अर्थभेद से शब्द भेद की कल्पना की इन्होंने। श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष को 2 भागों में विभाजित किया। एक था शब्द श्लेष और दूसरा अर्थ श्लेष। इसकी इन्होंने कल्पना की। दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित इनके द्वारा किया गया। किस अलंकार को श्रेष्ठ मानते थे ये? तो ये मानते थे आपके श्लेष अलंकार को श्रेष्ठ। फिर है अर्थ के 2 भेदों की कल्पना की। विचारती सुस्थ, क्या है? विचारती सुस्थ और अविचारित रमणीय। फिर है काव्य गुणों की संघटना का धर्म मानना। क्या है? काव्य गुणों को संघटना का धर्म इनके द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके पश्चात जो अगला नाम यहाँ पर आएगा रुद्रट जी का। जो रुद्र जी का समय क्या होगा? 9वीं शती का पूर्वार्ध।
और फिर ये कश्मीर के ही निवासी माने जाते हैं। रुद्रट है, इनकी रचना का नाम क्या होगा? काव्य अलंकार। जिस प्रकार से भामा की रचना का नाम काव्य अलंकार है, उसी प्रकार से इनकी रचना का नाम भी काव्य अलंकार ही है। इसमें इन्होंने 16 अध्याय प्रस्तुत किए हैं तथा कुल 734 श्लोक यहाँ पर मिलते हैं। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा। अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में किसने बांटा था, तो रुद्रट जी का नाम यहाँ पर आएगा। इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, ठीक है। वास्तव, उपमेय, अतिशय और श्लेष, ये 4 वर्ग इनके द्वारा स्वीकार किए गए थे। अगला नाम यहाँ पर आएगा आनंदवर्धन जी का। क्या कहते हैं आनंदवर्धन जी? आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। किनके? अवंती वर्मा के। तथा 9वीं सदी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आनंदवर्धन का समय पूछा जाता है। कई बार क्रम से रखने के लिए प्रश्न आते हैं, इसीलिए हर एक का क्रम आपको बता रहा हूँ, हर एक की पुस्तक आपको बता रहा हूँ, हर एक का संप्रदाय आपको बता रहा हूँ। आनंदवर्धन ने काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ध्वनि संप्रदाय का आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक, कौन सा? ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 4 उद्योग या अध्याय हैं जो मूलतः कारिकाएं या सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके पश्चात अगला नाम यहाँ पर आएगा अपना अभिनव गुप्त जी का। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 10वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त था। क्या था? नरसिंह गुप्त। तथा वे चुखुलक के नाम से जाने जाते थे, चुखुलक के नाम से। इनकी माता का नाम बिमलका था। क्या था? बिमलका। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराज और भट्टतौत को गुरु मानकर स्वीकार किया है। देखिएगा, इनके प्रमुख 3 गुरु रहे हैं। कौन कौन से? नरसिंह गुप्त जो इनके पिता थे, भट्ट इंदुराज और भट्टतौत। जो व्याकरण शास्त्र किनसे सीखा इन्होंने? व्याकरण शास्त्र सीखा इन्होंने नरसिंह गुप्त से। ध्वनि शास्त्र इन्होंने भट्ट इंदुराज से सीखा और नाट्य शास्त्र इन्होंने भट्टतौत से सीखा। इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे है, अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएं भी लिखी हैं। ये काफी ज्यादा पूछी जाती हैं टीकाएं, इसका ध्यान रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है ये भी काफी ज्यादा। जो नाट्य शास्त्र मूल ग्रंथ है, इसके लेखक थे भरत मुनि और इन्होंने टीका लिखी थी अभिनव भारती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आनंदवर्धन की थी ध्वन्यालोक, इसकी टीका इन्होंने लिखी थी ध्वन्यालोक लोचन करके। भट्टतौत का था काव्य कौतुब, इसका लिखा था इन्होंने काव्य कौतुब विवरण। ठीक है, कई बार तो सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंदवर्धन की है। काव्य कौतुब किसकी रचना है? भट्टतौत की है। ये 3 पुस्तक तो यहाँ पर ये टीकाओं के आधार पर इनकी हो गई, अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, काव्य कौतुब विवरण। और फिर आगे है अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक। क्या है? अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना भी की थी। यह ग्रंथ रतन तंत्र शास्त्र का विश्व को स्वीकार किया जाता है। कौन सा? तंत्रालोक। इस प्रकार से इनकी 4 पुस्तकें हो गई, अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, काव्य कौतुब विवरण और तंत्रालोक। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी हर एक पंक्ति से प्रश्न बन रहा है, आपको परीक्षा में देखने के लिए आएंगे ये प्रश्न। ध्यान से करोगे तो नंबर आप ले लोगे। अगला नाम यहाँ पर आता है कुंतक जी का। कुंतक भी कश्मीर के निवासी थे। इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। किस संप्रदाय का? वक्रोक्ति संप्रदाय का। देखिएगा, यहाँ पर जितने भी हम संस्कृत आचार्यों की चर्चा कर रहे हैं तो ये सारे के सारे कहाँ से थे? कश्मीर से। कश्मीर, वर्तमान में कश्मीर की स्थिति देखिए कैसे वहाँ पर संप्रदाय विशेष अपना प्रभुत्व जमा रहा है और किस प्रकार से शुरुआत में या फिर जिस टाइम संस्कृत का प्रभुत्व हमारे चारों तरफ था, किस प्रकार से अधिकतर विद्वान कश्मीर के ही देखने के लिए मिलते थे। यहाँ पर हम इनके साक्ष्य देख रहे हैं, ज़्यादातर विद्वान कश्मीर के थे।
उस समय कश्मीर को देवी देवताओं की भूमि मानी जाती थी, ऋषि मुनि की भूमि मानी जाती थी। कई प्रमुख केंद्र कश्मीर में उस समय थे, परंतु वर्तमान में स्थिति उलट ही हो गई है। आप देख सकते हैं कैसी स्थिति वर्तमान में कश्मीर की है। चलिए खैर, उस तक तो हमें जाना क्या है, पर यह ध्यान रखना है कि कश्मीर काफी प्रमुख स्थानों में माना जाता है। ठीक है, फिर आगे है कुंतक कास में 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति है वक्रोक्ति जीवितम, जो कि 4 भागों में या फिर 4 पाठों में 4 अध्यायों में वर्णित है। कारिका एवं वृत्ति सम्मिलित ग्रंथ ये माना जाता है। ध्यान रखिएगा, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ कुंतक का होगा। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक के द्वारा चलाया गया था। फिर आगे जो अगले महत्वपूर्ण कवि यहाँ पर होंगे, आचार्य होंगे, इन्हें देख लेते हैं। धनंजय। धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे। कहाँ के थे धनंजय? धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे। इनका समय 10वीं शती स्वीकार किया जाता है, 10वीं शती का उत्तरार्ध। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा दशरूपक नामक ग्रंथ रचना इन्होंने इसी के लिए की थी, ध्वनि के विरोध में। धनंजय कृत दशरूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने दशरूपक की टीका अवलोक के नाम से की थी। जो यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा, धनंजय का समय 10वीं शती का उत्तरार्ध, ये ध्वनि विरोधी थे और दशरूपक नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी। अगला नाम यहाँ पर आता है महिम भट्ट का। महिम भट्ट भी कश्मीर के ही निवासी थे। इनके पिता का नाम श्री धैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था। महिम भट्ट का समय 11वीं शताब्दी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। व्यक्ति विवेक 3 विमर्शों या फिर अध्यायों में विभक्त है। यहाँ से महिम भट्ट का समय याद रखिएगा और इनकी जो पुस्तक याद रखिएगा, और ये ध्वनि मत का खंडन करने वाले विद्वान थे। फिर जो अगला नाम यहाँ पर आएगा भोजराज। भोजराज भी धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। जो भोजराज है, इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश नामक 2 प्रमुख ग्रंथों को लिखा। यहाँ से ये याद रखिएगा, भोजराज थे 11वीं शती के पूर्वार्ध के आचार्य, और इनकी 2 पुस्तकें मानी जाती है, 2 ग्रंथ माने जाते हैं, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। अगला जो नाम यहाँ पर आता है ममट जी का, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये विद्वान है। ममट का जन्म हुआ था कश्मीर में तथा इनके पिता का नाम कैयिट था। ममट का समय 11वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है, 11वीं शती का उत्तरार्ध। ममट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 10 उल्लास या अध्याय हैं। ये याद रखिएगा, जो ममट थे इनका समय 11वीं शती का उत्तरार्ध है, कश्मीर के हैं, और काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, अक्सर प्रश्न बनता है यहाँ से। अगला जो नाम यहाँ पर आएगा क्षेमेंद्र जी का। क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे और समय इनका 11वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। क्या था? प्रकाशेंद्र। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? तो क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु थे अभिनव गुप्त, जिन्हें हमने पीछे देखा था। क्षेमेंद्र की प्रमुख रचना है कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक और दशावतार चरित। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लोग हमारे एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। देखिएगा, पहले तो यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि जो ये बैच होगा ये पूर्णतः ऑनलाइन होगा, कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा। कुछ भी आपको जानकारी दी जाएगी, ये सारी आपको वीडियो जो भी होंगे ये आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब वीडियो का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई पर्सनल चाहता है तो उसको पर्सनली भी सेंड किया जाएगा। ठीक है ना,
इस तरह से ये स्ट्रैटेजी रहेगी। फिर आगे है आपको वीडियो कब, कैसे और कितने बजे मिलेगा। जो रोज़ सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा, 8 बजे सुबह, ठीक है। और ये जो वीडियो होगा ये चैप्टर वाइज होगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, चैप्टर वाइज होगा और रिकॉर्डेड वीडियो होगा, ठीक है। लगभग 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा। 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार थोड़ा कम भी हो सकता है। आप अनुमान लगाइए 1 घंटे के आसपास का आपका लेक्चर होगा जो सुबह आपको 8 बजे मिलेगा। इसके साथ जो ये लेक्चर होगा, रोज़ लेक्चर की PDF भी आपको दी जाएगी। कई बच्चे PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं कि उन्हें PDF भी चाहिए होती है। अगर जो इंटरेस्टेड होंगे, वैसे तो लेक्चर के दौरान आपको PDF की क्या ही आवश्यकता पड़ेगी, परंतु अगर फिर भी चाहते हैं तो उसी लेक्चर का आपको PDF भी दे दिया जाएगा उसी दौरान 8 बजे के आसपास। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा PDF को डाउनलोड करने के लिए। फिर आगे ये होगा कि जो टॉपिक आपको सुबह पढ़ने के लिए दिया जाता है 8 बजे, उसी का रात को 9 बजे टेस्ट भी होगा। तो देखिएगा, सुबह कोई आपको टॉपिक दिया जा रहा है और रात को 9 बजे उसका टेस्ट भी होगा। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए बेस्ट मेथड है। पहले आप अच्छे से टॉपिक को क्लियर कीजिए, उसके नोट्स बनाइएगा। जो आपको आता है उसको रहने दीजिए, जो नहीं आता है तो उसका आपने नोट करना है, नोट्स बनाने हैं। फिर देखिए, रात को 9 बजे ही उस टॉपिक का आपका टेस्ट भी होगा। बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रहती है ये, ठीक है। तो टेस्ट हर दिन होगा, हर दिन। जब आपको मतलब 8-9 बजे टेस्ट सेंड किया जाएगा, आपको एक पेज लेना है A4 साइज का, या जो मर्जी आप ले सकते हैं, उस पर इसको सॉल्व करना है। और फिर 9 से 10 बजे के दौरान आप मुझे इसकी फ़ोटो सेंड करिएगा। मैं आपको फिर 10 बजे इसकी आंसर की सेंड कर दूंगा। ये नेसेसरी होता है टेस्ट देना, ठीक है। जो आपने सुबह पढ़ा होता है तो उसका टेस्ट भी देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप 9 से 10 बजे के बीच में नहीं दे पाते हैं। अगर आप टेस्ट को लेट सॉल्व करते हैं तो उस दौरान भी आप दे सकते हैं इस टेस्ट को, आपको आंसर की दे दी जाएगी। फिर आगे है आपके साप्ताहिक टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। जो आपने पढ़ा है सप्ताह के अंत में इसका टेस्ट भी दिया जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। इसके पश्चात देखिएगा, अगर आप टेस्ट को जो अपना ये कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको समय पर LT, TET, LT कमीशन और PGT हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करवाए जाते रहते हैं, ताकि आप उनके भी नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि प्रश्नों के रिपीट होने की बेहद ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। इसी के साथ साथ PYQ के साथ साथ आपको और भी महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं ग्रुप में, जो ग्रुप बना होता है उसके, ठीक है, उसके अंतर्गत। फिर यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैं और नई शामिल कर रहा हूँ। पहले आपको GK के वीडियोज़ नहीं मिलते थे, अब आपके लिए GK के रोज़ वीडियो MCQ बेस्ड में मिलेंगे। कैसे? MCQ। जितने भी पहले परीक्षाएं होती हैं, चाहे पटवारी लीजिए, चाहे NT लीजिए, चाहे HS लीजिए, चाहे GOIT लीजिए, उनकी एक कलेक्शन मेरे पास है वीडियोस की, वो मैं आपको हर दिन सेंड करता रहूँगा, ठीक है। यहाँ से आपको दोहरा लाभ मिलेगा, क्योंकि कई बार बोर्ड सीधे सीधे GK के क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोगों को डेली ये लेक्चर भी मिलेंगे साथ में, तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। फिर बात अगर ये करेंगे हम कि ये कोर्स कितने महीने चलेगा, तो ये चलेगा पूरे 3 महीने। थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, परंतु 3 महीने से कम नहीं चलेगा ये, ठीक है। इस कोर्स की अवधि 3 महीने की रहेगी। फिर बात करेंगे कि 3 महीने के अंतर्गत आपको कितना फ़ीस चार्ज करना पड़ेगा। मात्र 1200 रुपये फीस इसकी रहेगी। बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम। कोई भी अभ्यर्थी इसको पे कर सकता है। अगर आप बात करें, कई इंस्टीट्यूट तो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। 1 महीने की फ़ीस वहाँ पर 1500 से 1600 होती है। आपको यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल चार्ज देने पड़ेंगे इसके। 3 मंथ की फ़ीस 1200 है, कोई भी पे कर सकता है। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा कि आपकी क्या समस्या है। सच में बतानी है, कोई बात झूठ नहीं बोलनी है, ठीक है। फिर पेमेंट करना होगा तो आपको व्हाट्सएप नंबर या फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर यहाँ पर बता देता हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, गूगल पे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है। इसमें आप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। और जो PGT हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्लास डेली मिलती है। अगर उसमें भी आप एनरोल होना चाहते हैं, वैसे क्या एनरोल होना है, जो PGT हिंदी का कोर्स ज्वाइन करता है उसको
पीजी उसको हम आचार्य रामचंद्र शुक्र के लेक्चर देते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के बैच से संबंधित जानकारी थी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको ये नंबर दे दिया है, इस पर आप संपर्क साध सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप में ही मिल जाएगी, कॉल करने की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। तो ठीक है, थैंक यू। हमने देख ली जो क्षेमेंद्र जी की प्रमुख रचनाओं को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो क्षेमेंद्र हैं, समय इनका 11वीं शती का उत्तरार्ध हो जाएगा और औचित्य संप्रदाय इनके द्वारा प्रदान किया गया है। इनके शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त हो जाएंगे। और फिर जो कवि कंठावरण, औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक और दशावतार चरित, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखना है, जो मैं महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहा हूँ रिपीट होने वाले तथ्य हैं ये। अगला जो नाम यहाँ पर आएगा रुयक जी का आएगा। जो आचार्य रुयक है, ये भी देखिए आपके कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के? कश्मीर के ये भी निवासी माने जाते हैं। कश्मीर के निवासी थे। रुयक के पिता का नाम राजानक तिलक था। राजानक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका भी लिखी थी, ये भी ध्यानपूर्ण बात है। फिर आगे है रुयक का समय 12वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। यह महाकवि मक्खंक के काव्य गुरु थे। किनके? जो महाकवि मक्खंक थे, इनके काव्य गुरु माने जाते हैं रुयक। रुयक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना भी की थी, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ से क्या क्या ध्यान रखिएगा, रुयक का समय 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है और इनके जो रचना के तौर पर जानी जाती है अलंकार सर्वस्व, अलंकार के ऊपर इन्होंने कार्य किया है और ये इनका मौलिक ग्रंथ भी माना जाता है। फिर आगे जो रुख करेंगे हम, ये करेंगे शोभाकार मित्र की तरफ। जो शोभाकार मित्र हैं, इनका समय देखिएगा ये माना जाता है 12वीं शती का उत्तरार्ध। यह भी कश्मीर निवासी त्रयेश्वर मित्र के पुत्र थे। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। यहाँ से ये दो तथ्य आप याद रखिएगा। अगला जो नाम यहाँ पर आएगा हेमचंद्र जी का आएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इन्हें काव्यशास्त्र के अंतर्गत। हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे। किसके? कुमारपाल के गुरु थे तथा काव्यानुशासन नामक ग्रंथ का प्रणयन या लिखा इनके द्वारा किया था। ये हेमचंद्र के दो शिष्य माने जाते हैं, रामचंद्र और गुणचंद्र। इन्होंने सम्मिलित रूप से नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना। रामचंद्र को प्रबंध शतकर्ता की उपाधि से भी मंडित किया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य होगा। फिर आगे है शारदा तनय। जो शारदा तनय है, इनका समय 13वीं शती का मध्य भाग होगा। कश्मीर के ये भी निवासी थे। इनके द्वारा भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इसमें 10 अधिकार या अध्याय हैं। फिर जो यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे जयदेव। जयदेव मिथिला के निवासी थे और इनका समय 13वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से भी प्रख्यात थे, ये भी ध्यान रखिएगा। जयदेव ने चंद्रलोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना 10 मयूखों और 35 अनुष्टुप श्लोकों में की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जयदेव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हर एक टॉपिक इनका या फिर हर एक पंक्ति इनके विषय में इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, ध्यान से इनको नोट करिएगा। अगला जो नाम यहाँ पर आएगा विश्वनाथ कविराज का। जो विश्वनाथ कविराज थे, इनका संबंध उड़ीसा से रहा है और उड़ीसा के राजा के ये संदीप विग्रह थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। समय इनका 14वीं शती का पूर्वार्ध होगा। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों के अध्याय में या फिर 10 परिच्छेद या अध्याय में साहित्य दर्पण नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ को रचा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी, इनको भी नोट करिएगा हर एक तथ्य। फिर आगे जो नाम आएगा यहाँ पर विद्याधर का। समय इनका 14वीं शती हो जाएगा। इनके द्वारा काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। विद्यानाथ ये भी 14वीं शती के विद्वान माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना होगी प्रतापरुद्र, यशोभूषण, अभय दीक्षित।
अपे दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं शताब्दी का अंतिम चरण था। अपे दीक्षित ने वृत्ति वर्तिक चित्र मीमांसा कुवलयानंद नामक ग्रंथों की रचना की। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे ये भी, इनको भी नोट करिएगा। अगले जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विद्वान होंगे पंडित राज जगन्नाथ, नोट करना है इनको भी, ठीक है। जो जो महत्वपूर्ण कह रहा हूँ उसको नोट करना है। फिर देखिएगा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या होगा, महत्वपूर्ण यहाँ से ये होगा कि जो जगन्नाथ जी थे ये जात्या आंध्र, जगन्नाथ जात्या आंध्र ब्राह्मण थे, ठीक है। क्या थे? ब्राह्मण थे तथा पेद्यु भट्ट के पुत्र माने जाते हैं। इनका समय 17वीं शताब्दी का प्रथम चरण स्वीकार किया जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना भी की थी। तो ठीक है, ये तथ्य भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बाकी देखिए जिसको PDF चाहिए होगी तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर व्हाट्सएप करिए, वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पर और भी तथ्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो जो महत्वपूर्ण मुझे लगे वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा दिया। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।